बेटा आप अनस, आप अपनी ऑफ करिए, म्यूट करिए अपनी माइक। अनस एंड मोइज, रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। आप लोग अपने माइक को म्यूट रखिए या तो अपनी ऐसी जगह बैठे जहाँ कोई बैकग्राउंड ना हो, बैकग्राउंड नॉइस ना हो। अच्छा, यहाँ पर मैंने लेक्चर जो है वो शुरू किया है। फर्स्ट लेक्चर है ये मेरा, फर्स्ट लेक्चर की स्लाइड है। इसमें से अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। ये आपको नज़र आ रही होगी फोर्स इन नेचर। ये फर्स्ट स्लाइड थी मेरे लेक्चर की जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि नेचर के अंदर जो है वो 4 फोर्सेस पाई जाती हैं। ठीक है, नेचुरल फोर्सेस जो होती हैं वो 4 तरह की फोर्सेस होती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इस स्लाइड के अंदर से किसी को अगर कोई सवाल पूछना है तो प्लीज़ पूछ ले, खुद ही से अपने माइक को म्यूट अनम्यूट करके। अगर किसी को कोई सवाल नहीं पूछना होगा तो फिर मैं आगे चली जाऊंगी। कोई मुझे बता सकता है कि ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, इसके अंदर कौन सी फोर्स ऐसी है जो हम इन चारों में से पढ़ेंगे? अपने माइक को अनम्यूट करके मुझे रिप्लाई करो। कौन सी फोर्स इसमें से ऐसी है जो हम पढ़ेंगे इन लेक्चर्स के अंदर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हाँ, क्या नाम है आपका बेटा? माहम। माहम, शाबाश। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस हमारे जो कोर्स है इसके अंदर 2 पार्ट हैं। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और एक मैग्नेटोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो है वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे पहले। मैग्नेटोस्टैटिक के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। और कंबाइंडली ये जो कोर्स है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कहलाता है। और ये जो कुव्वत नेचर के अंदर पाई जाती है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। अच्छा, मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आ रही हूँ। अच्छा, इसके अंदर मैंने आप लोगों को ये पॉइंट बताया था कि हमें इर्द गिर्द जितना भी मैटर है जो नज़र आ रहा है, वो मैटर हमें नज़र आ रहा है गैस की फॉर्म में और सॉलिड की फॉर्म में। ठीक है, सॉलिड हमें नज़र आ रहे होते हैं या लिक्विड नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली मैटर की 3 फॉर्म्स होती हैं। और कोई मुझे ये बता सकता है कि ये जो मैटर है ये किस चीज़ से मिलकर बना होता है? एटम से। एटम से। हाँ, एटम से मिलकर बना होता है। और इसके बारे में और भी बहुत सारी थ्योरीज जो हैं वो इससे पहले पेश की गई थी कि एटम्स कि ये जो मैटर होता है ये आग, मिट्टी, हवा और पानी से बना होता है। ये एरिस्टो के ज़माने में ये कॉन्सेप्ट था, लेकिन उसके बाद जो है जब साइंस की इब्तिदा हुई और लोगों ने सोचना शुरू किया तो फिर लोगों को पता चला कि तमाम के तमाम मैटर जो है वो एटम से बना है। और ये जो एटम होता है इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते मजीद। ये सबसे छोटा पार्टिकल होता है, यानी कि एलिमेंट्री पार्टिकल। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो थी वो उसके अंदर हमें ये बताया गया था, लेकिन बाद में फिर मजीद हमें पता चल गया कि अच्छा नहीं भाई, एटम्स के अंदर तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं एटम के अंदर? समबडी टेल मी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हाँ, शाबाश, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन फिर थोड़े अरसे के बाद पता चला कि ये तीनों, हम पहले समझते थे कि ये तीनों पार्टिकल्स जो है ना वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, यानी अब हम मजीद इसको ब्रेक नहीं करेंगे, ब्रेक कर ही नहीं सकते। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं भाई, ये जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं यानी प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं इनको भी हम ब्रेक कर सकते हैं। और अगर हम एक प्रोटॉन को ब्रेक करेंगे तो उसके अंदर से 3 क्वार्क्स निकलेंगे, 3 पार्टिकल्स निकलेंगे जिनको हम क्वार्क्स कहते हैं। और न्यूट्रॉन को भी ब्रेक करने से 3 पार्टिकल्स निकलते हैं, थ्री क्वार्क्स जिसको हम कहते हैं। तो खैर बहरहाल हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, हम इनको डिटेल से देखते हैं। नंबर 3 पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो इसको हम जो है ना वो अभी डिटेल से देख रहे हैं कि एटम्स जितने हमें नज़र आ रहे हैं नेचर के अंदर, वो सारे के सारे जो है उनके अंदर 2 पार्टिकल्स जो हैं वो प्रोमिनेंटली मौजूद हैं, एक पॉजिटिव पार्टिकल और एक नेगेटिव पार्टिकल।
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो इन्हीं चार्ज पार्टिकल की वजह से जो है वो हमें मिल रही होती है। अच्छा, ये जो स्लाइड मैंने यहाँ पर शेयर की हुई है इसकी हेडिंग डली हुई है, देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। इसमें मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्कस की थी। तो अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन अगर करना है इन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से तो आप मुझसे कर सकते हैं, एनीबडी। अच्छा चलो मैं कर लेती हूँ। आप मुझे ये बताइए कि क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है। व्हाट इज मीन्ड बाय क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास कहीं भी चार्जेस अगर मौजूद होंगे तो वो या तो सिंपली एक चार्ज होगा, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ होगा, कहीं 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए होंगे, कहीं 3 इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए होंगे, ठीक है। चार्जेस जो है वो क्वांटाइज होते हैं। क्वांटाइज होने का मतलब क्या है कि चार्जेस जो हैं वो डिस्क्रीट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कहीं भी चार्ज आधा हो, कहीं भी चार्ज 2.5 हो, 3.1 चार्ज कहीं रखा हो, ऐसा नहीं होता। चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा आपको डिस्क्रीट नंबर में मिलेंगे। आई होप यू नो व्हाट इज मीन बाय डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस नंबर्स। तो ये जो है वो हमेशा हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि चार्जेस जो है एक इंटीजर नंबर होते हैं। किसी भी जगह पर अगर चार्जेस रखे हुए होंगे तो इंटीजर नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद होंगे, तो उसको हम कहते हैं कि चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। ओके, and what is mean by conservation of charge, somebody tell me. बस इसका मतलब होता है कि इनिशियल चार्ज जो होते हैं वो इक्वल होते हैं फाइनल चार्ज के। हाँ शाबाश, किसी भी रिएक्शन के अंदर, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इनको तो। हाँ, किसी भी रिएक्शन में जहाँ पे हम एक से ज़्यादा एटम्स को मिला रहे हों, चाहे केमिकल रिएक्शन हो चाहे न्यूक्लियर रिएक्शन हो, उसके अंदर इनिशियल प्रोडक्ट्स के जो नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं वो हमेशा फाइनल प्रोडक्ट के नंबर ऑफ चार्जेस के बराबर होंगे। तो ये बहुत अच्छी एक लॉ है, नेचर के अंदर कंजर्वेशन लॉज पाई जाती हैं, जैसे कि आप लोग पढ़ते रहते हैं कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये सारी लॉज होती हैं नेचर के अंदर। तो नेचर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस भी पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो है वो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आ रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताई थी कि यूनिट क्या होता है चार्ज का, और इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है। 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 कूलम। जी हाँ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है, ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये बार बार जो है वो न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं करने के लिए, तो उसमें हमें ये अमाउंट जो है वो मालूम होना चाहिए। अनस, आप अपना माइक जो है बार बार अनम्यूट कर रहे हो, आपके माइक से बहुत नॉइज़ आ रही है बैकग्राउंड में। अच्छा, उसके बाद जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी इस लेक्चर के अंदर, वो ये कि हमारे पास हमें जब पता चल गया कि तमाम के तमाम मैटर जो है वो एटम से मिलकर बना है, तो हम जो है वो अब क्या करना चाहते हैं कि और हमें ये बात भी पता चल गई कि एटम्स अल्टीमेटली किससे बने हैं, चार्जेस से। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें इर्द गिर्द जितना भी मैटर नज़र आ रहा है वो चार्जेस से मिलकर बना हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब हम उन चार्जेस को किसी एक जगह जमा करेंगे तो हम फ़ायदा उठा सकेंगे। तो सॉलिड और लिक्विड और गैस के अंदर से जो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट मटेरियल है जहाँ पर हम चार्जेस को एक जगह जमा कर सकते हैं वो है सॉलिड, ठीक है। लिक्विड और गैसेस के अंदर तो ऑलरेडी जो एटम्स होते हैं वो हरकत में होते हैं, हम उनको एक जगह रख नहीं सकते, लेकिन सॉलिड मटेरियल जो है वो हम एक जगह रख सकते हैं। तो इस वजह से हम प्रेफर करते हैं कि हम चार्ज स्टोर करने के लिए जो मटेरियल प्रेफर करें, जो मैटर प्रेफर करें, मैटर की जो फॉर्म प्रेफर करें वो सॉलिड हो। और सॉलिड्स को जो है वो हम दो तरीके से क्लासिफाई कर देते हैं। एक को तो हम कह देते हैं कि भाई कंडक्टर है, और दूसरे को जो है वो हम कह देते हैं कि वो
इंसुलेटर है। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली शो किया हुआ था कि किस तरीके से जो है वो ये ग्रे कलर की जो आपको बॉल्स नज़र आ रही हैं, इसमें मैंने ये शो किया हुआ था कि किस तरीके से एटम्स जो हैं वो कंडक्टर के अंदर अरेंज हुए हुए हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस पूरी ग्रे बॉल से बाहर हैं। इसका मतलब है कि ये फ्री हैं, और ये जो रास्ता इनको मिल रहा है यहाँ पर बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आसानी के साथ में जो है वो क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कंडक्टर्स का। कंडक्टर्स को जो है वो मेटल भी कहते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। फ्री का मतलब क्या होता है, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि वो आराम से इधर उधर पूरे मटेरियल के अंदर जहाँ भी चाहें वो हरकत कर सकते हैं। ठीक है। जबकि इंसुलेटर के अंदर यहाँ डायग्राम देख के ही हमें पता चल रहा है कि इंसुलेटर के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं रेड कलर के, ये इस एटम के साथ में ही बाउंड हैं, और अगर हरकत कर रहे हैं तो किस तरह की, वो अपने इस शेल के अंदर ही गोल गोल घूमते रहेंगे। वो कहीं इधर उधर बीच में इधर उधर कहीं हरकत नहीं कर सकते। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन डेफिनेशन ऑफ अ कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर। किसी और को कोई सवाल करना है स्लाइड के अंदर? ओके, मैं आगे चली गई हूँ। ठीक है। और ये भी मैंने डिस्कस किया था कि इंसुलेटर और कंडक्टर्स के अंदर ये होता है कि जो कंडक्टर्स होते हैं उसके अंदर चार्जेस चूँकि हरकत कर सकते हैं, तो खुद ही वो हरकत करके सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। जो भी कंडक्टर हम लेंगे हमेशा हम ये कहेंगे कि चार्जेस जो हैं वो उसकी सरफेस के ऊपर मौजूद हैं। कंडक्टर के अंदर चार्जेस कभी भी सरफेस से अंदर नहीं होते, इनर साइड के ऊपर जो है ना चार्ज मौजूद नहीं होता कभी भी। जबकि इंसुलेटर के अंदर जो है वो आउटर सरफेस पे भी चार्ज हो सकता है, और इनर सरफेस के ऊपर भी चार्ज स्टोर हो सकता है। अगर हम उसका इनर चार्ज कर देंगे तो चार्ज अंदर ही रहेगा। अगर हम बाहर की तरफ से उसको फ्रिक्शन अप्लाई करेंगे, चार्ज करेंगे, तो चार्ज बाहर ही रहेगा। तो इंसुलेटर हर तरह से चार्ज हो जाता है, इनर भी चार्ज उसके अंदर मौजूद होगा और आउटर सरफेस पे भी होगा। जबकि कंडक्टर के अंदर ऐसा नहीं होगा। अगर हम किसी तरीके से कंडक्टर का इनर भी चार्ज कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके सरफेस के ऊपर आ जाएंगे, चार्जेस फ्लो करके सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। तो चार्ज हमेशा हमें कंडक्टर की सरफेस के ऊपर मिलता है। इसमें किसी को कोई सवाल पूछना हो पूछ ले। अच्छा, उसके बाद मैंने ये 3 मेथड जो है वो आप लोगों से डिस्कस किए थे, ये क्लास में भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि 3 मेथड्स होते हैं। तीनों तरीके से हम चार्जेस को स्टोर कर सकते हैं, चार्जेस को जमा कर सकते हैं किसी भी कंडक्टर या इंसुलेटर के अंदर। और सबसे पहले मुझे ये कोई बताए, व्हाट इज़ फ्रिक्शन मेथड? मिस रगड़। हाँ, रगड़ के ज़रिए किसी चीज़ को अगर हम रगड़ते हैं तो फिर हमारे पास वहाँ पर चार्जेस जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। चार्ज। ठीक है। अच्छा, अब मुझे जी। आप ये बताइए, आपका नाम क्या है? इशरत फातिमा। इशरत। इशरत, आप मुझे ये बताइए कि मेरे पास 2 मटेरियल्स हैं। ठीक है, एक मटेरियल ए है और एक मटेरियल जो है वो बी है। ठीक है। और जी। इन दोनों को मैं जो है ना वो आपस में रब करना चाह रही हूँ, और मुझे जो है वो ये बात मालूम है कि ए मटेरियल जो है वो इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर देन बी। ये बहुत अच्छा कंडक्टर है, इसकी जो कंडक्टिविटी है वो इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन दी बी मटेरियल। ठीक है। सी से इसका जी। मतलब है कि ये दोनों कंडक्टर्स हैं, लेकिन जो ए की कंडक्टिविटी है सिग्मा कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ ए इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन बी। तो जब मैं इन दोनों के दरमियान फ्रिक्शन अप्लाई करूँगी तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ पर जाके स्टोर होंगे, ए में जाएंगे या बी में? मिस ए में। हाँ, ए में। वेरी गुड। मैंने आप लोगों को ये बातें बताई थी कि जब भी हम दो मटेरियल्स को आपस में रब करते हैं, फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं, तो हमेशा चार्जेस उस जगह फ्लो कर जाते हैं जहाँ जो ज़्यादा अच्छा उनमें गुड से कंडक्टर कंडक्टर। होता है। ठीक है। यस। ऐसा ठीक है। अब उसके बाद फॉर एग्जांपल आप मुझे ये बात बताइए कि अगर बी मटेरियल यहाँ पर मैंने रखा हुआ है और सी मटेरियल मैंने रखा हुआ है। ठीक है। अब मैं बी और सी को जो है ना वो आपस में रब करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये बात मालूम है कि बी मटेरियल जो है वो बहुत अच्छा कंडक्टर है देन सी। ठीक है। तो अब अगर मैं इन दोनों को आपस में रब करूँगी तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर जाएंगे? मिस बी में।
हाँ बी में जाएंगे, शाबाश। ठीक है, तो पहले जो हमने ए और बी को रब किया था तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया था और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया था, लेकिन अब जी जी। ये वही बी मटेरियल है। उसी बी मटेरियल को अब हम किसी और से रब कर रहे हैं तो अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव या चार्ज। जी जी। तो अब जो है वो हमें यहाँ से ये बात पता चल रही है कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि हम किस मटेरियल को नेगेटिवली चार्ज कर दें, किस मटेरियल को पॉजिटिवली चार्ज कर दें। जब भी दो मटेरियल्स कांटेक्ट में आते हैं या हम उनके दरमियान फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं तो जो उनमें से अच्छा मटेरियल होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, अच्छा कंडक्टर होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और जो उसके अंदर से बैड कंडक्टर होता है कंपैरेटिवली वो जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, इसकी मैंने आप लोगों को एक वीडियो भी शेयर की थी कि किस तरीके से हम मटेरियल्स को आपस में चार्ज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ ले प्लीज़ मुझसे। मैं इसको पूरी वीडियो तो अब दोबारा वहाँ पर नहीं रन करूँगी। ओके। अच्छा, यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक चीज़ रिवाइज की थी, वो ये कि जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के ज़रिए, इस प्रोसेस के ज़रिए किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने की कोशिश करते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। मोइज़ आप मुझे बताओ, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के अंदर जब भी हमें चार्ज करना होता है तो क्या क्राइटेरिया होता है चार्जिंग का। हाउ मैनी चार्ज बॉडी शुड बी देयर। ठीक है, क्या होना चाहिए बेटा मोइज़। चलो कोई और मुझे बता दे, किसी को मालूम है कि जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के ज़रिए चार्ज करना चाहते हैं तो हाउ मैनी बॉडीज़ शुड बी देयर, कितनी बॉडीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। मिस टू बॉडीज। टू बॉडीज़ की। यहाँ पर आपको कितनी बॉडीज़ नज़र आ रही हैं। मिस यहाँ पर 2 नजर आ रही हैं। ठीक है, ये ए है ये बी है, लेकिन ये भी तो है ना कुछ, ये भी तो है ना जो चार्जिंग इनिशियली जो चार्ज ऑब्जेक्ट होता है उसको भी तो हम करीब लेकर आते हैं ना। तो तीन ऑब्जेक्ट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है हमेशा। ये यस मिस। लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि वी नीड थ्री ऑब्जेक्ट्स। उन थ्री ऑब्जेक्ट्स में जो है वो कौन कौन सा होता है। एक तो इनिशियली चार्ज ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, इनिशियली चार्ज बॉडी होती है, और दूसरी जो बॉडी होती है वो बॉडी होती है जिसको हम चार्ज करना चाह रहे होते हैं, टू बी चार्ज्ड। ठीक है, और उसके बाद तीसरी इसके अंदर तीसरा पॉइंट इसमें ये है कि जो तीसरी बॉडी होती है वो कौन सी बॉडी होती है जो कि एक्सिस इलेक्ट्रॉन को, एक्सिस चार्जेस को एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर, या हम कह सकते हैं कि ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड की हमें, अर्थ की हमें ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर देखो दो ऑब्जेक्ट्स हमने लिए ए और बी, इनको हम चार्ज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम एक नेगेटिव चार्ज रॉड लेकर आ गए। तो नेगेटिव चार्ज रॉड लेने से क्या हुआ, इस कंडक्टर के अंदर जितने एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स थे वो मूव करके बी के अंदर आ गए। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों को सेपरेट कर दिया, ये हमने सेपरेट कर दिया इन दोनों को। और उसके बाद सेपरेट करने के नतीजे में ये पॉजिटिव चार्जेस अलग हो गए, नेगेटिव अलग हो गए, और हमने ये वाली रॉड भी जो है वो हटा दी। ठीक है, तो तीन ऑब्जेक्ट्स की हर हाल में हमेशा ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दी थी कि इस तरीके से भी हम चार्ज कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी देखो तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तो वो बॉडी है जो कि इनिशियली चार्ज है, एक वो बॉडी है जिसको हम चार्ज करना चाहते हैं, ठीक है, और एक तीसरी बॉडी भी है विच इज़ दी अर्थ। अर्थ जो है वो क्या है, एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, लेकिन वो इतना बड़ा है कि हम उसको उठा के इसके साथ में टच नहीं कर सकते। तो हम एक वायर लगा देते हैं साथ में अर्थ के साथ। तो अर्थ के साथ जब हम वायर लगा देते हैं तो वायर लगाने का मतलब यही होता है कि नाउ अर्थ इज टचिंग दिस कंडक्टर। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि हम इस बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक इनिशियली चार्ज बॉडी लेकर आनी पड़ेगी। नेगेटिव लेकर आए इस केस के अंदर, तो ये नेगेटिव रिपेल करके दूर हट गए। अब यहाँ पर
कोई दूसरा बॉडी नहीं लगी हुई थी, दूसरी बॉडी लगी हुई होती तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चले जाते उस दूसरी बॉडी में। जैसे देखो यहाँ पर हो रहा था, यहाँ पे भी हम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो ये वाले नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसके जब करीब लेकर आए तो एक बॉडी के अंदर प्लस चार्जेस थे, और चूंकि हम इसको टच किए हुए थे, टच करने के नतीजे में ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके इधर चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी किसी थर्ड बॉडी को टच अभी नहीं किया हुआ है, तो ये जब हम चार्ज रॉड लेकर आएंगे तो इसी बॉडी के अंदर पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे, एक तरफ हो जाएंगे, साइड में हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम टच करेंगे, जैसे वहाँ हमने बॉडी बी को टच किया हुआ था, यहाँ हम टच किस चीज़ को कर रहे हैं, यहाँ हम टच कर रहे हैं बॉडी बी को, और वो क्या चीज़ है, हमारी अर्थ है। किस चीज़ के ज़रिए, एक वायर के ज़रिए। तो अब क्या होगा, जैसे उस वाले केस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होके स्फेयर बी में चले गए थे, बॉडी बी में चले गए थे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके ग्राउंड के अंदर चले जाएंगे। फिर उस वक्त हमने वहाँ पर क्या किया था, बॉडी बी को हटा दिया था। यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रांसफ़र होके ज़मीन पे चले जाएंगे तो हम जो है ना फिर ये ग्राउंड को रिमूव कर देंगे। ग्राउंड को रिमूव करने के बाद हम इस चार्ज रॉड को, इनिशियल चार्ज रॉड को भी रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर आ जाएगा जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, तो पिछला वाला केस इस वजह से इम्पॉर्टेंट है कि इसके अंदर हम दो बॉडीज़ को एट अ टाइम चार्ज कर सकते हैं, इसमें हमें अर्थ की भी ज़रूरत नहीं होती अर्थ करने की। और इस केस में अगर हमें एक ही बॉडी को चार्ज करना हो तो एक ही बॉडी को चार्ज कर लेते हैं, लेकिन दोनों सूरतों में तीन ऑब्जेक्ट्स की हमें ज़रूरत पड़ रही होती है। ठीक है, अच्छा आप मुझे ये बताइए कि ये जो ग्राउंड होता है बेसिकली, ये जो अर्थ है, ग्राउंड का मतलब अर्थ है, ये कैसा ऑब्जेक्ट है? यानी इंसुलेटर कहेंगे हम इसको, या फिर हम इसको कंडक्टर बोलेंगे अर्थ को? मिस कंडक्टर कहेंगे। हाँ कंडक्टर कहेंगे, शाबाश। कंडक्टर है क्योंकि ये बहुत, इसके अंदर बहुत, ये बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्ट है। अर्थ इज़ वेरी वेरी लार्जर देन एनी ऑफ आवर डिवाइस। जो हम डिवाइसेस लैब्स के अंदर बनाते हैं या कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, उन सब के मुकाबले में अर्थ जो है एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा जो है ना वो एक डिवाइस है, बहुत बड़ा कंडक्टर है। ठीक है, अच्छा अब होता ये है कि अगर मेरे पास ये नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो बल्कि पॉजिटिवली इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज रॉड हो, तो अब यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर पॉजिटिव। और अगर मैं इसको अर्थ के साथ में अब कनेक्ट करूँगी, तो चूंकि ये पॉजिटिव थे तो अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस अर्थ के अंदर से ऊपर की तरफ आएंगे इस बॉडी में, या फिर नीचे की तरफ जाएंगे, क्या होगा? यस। मिस ऊपर की तरफ आएंगे। हाँ ऊपर की तरफ आएंगे, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। अब चार्जेस ऊपर की तरफ आएंगे। ठीक है, चार्जेस ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर अब सूरत हाल ये होगी कि यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद होंगे हमारे पास। तो ये जो अर्थ होता है इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स हमारी डिवाइस के अंदर आ भी सकते हैं, और इस अर्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हमारी डिवाइस के अंदर से जा भी सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से ये अर्थ चार्ज करने में मदद कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये इसको पॉजिटिवली चार्ज किया था ना हमने, तो इस डिवाइस को पॉजिटिवली चार्ज करने में मदद कर रहा है, ये इस डिवाइस को नेगेटिवली चार्ज करने में मदद कर रहा है। तो अर्थ जो है वो चार्ज करने में हेल्प भी करता है हमें, ठीक है, और डिस्चार्ज करने में भी हेल्प करता है, हेल्प्स टू चार्ज। ठीक है, और अर्थ दूसरा काम क्या करता है, हेल्प्स टू डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का क्या मतलब है? डिस्चार्ज का क्या मतलब है? डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि अब वो न्यूट्रल हो गया ना, डिस्चार्ज, पहले कोई चार्ज था, इसके ऊपर कोई नेट चार्ज था, लेकिन अब वो कोई ऑब्जेक्ट है वो डिस्चार्ज हो गया, यानी कि अब कोई भी चार्ज उसके ऊपर नहीं बचा। यहाँ पर गौर से देखें, ये मैंने इस बॉडी को किस चीज़ के ऊपर माउंट किया हुआ है, ये एक इंसुलेटर है। ठीक है, ये एक इंसुलेटर है, यहाँ पर देखो ये एक इंसुलेटर है। ठीक है, अगर मैं ये इंसुलेटर हटा दूं और ये बॉल जो है वो डायरेक्ट अगर अर्थ की सरफेस के ऊपर रखी होगी, ये अर्थ की सरफेस के ऊपर ये डायरेक्ट अगर बॉल रखी होगी और ये बॉल इस अर्थ के साथ में टच कर रही होगी,
तो फिर क्या होगा, इस अर्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसकी तरफ जाएंगे और ये जितने पॉजिटिव चार्जेस रखे हुए हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स अर्थ की तरफ से जाएंगे और इसको जो है वो फिर क्या कर देंगे, दोबारा से न्यूट्रल कर देंगे। दोबारा से न्यूट्रल करने का मतलब क्या होता है कि डिस्चार्ज कर दिया उसने। ठीक है, डिस्चार्ज का मतलब होता है टू न्यूट्रलाइज। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो हम अपनी जो हमारी लाइंस आ रही होती हैं, जो पावर केबल्स आ रही होती हैं, बिजली की तारें जिसको आप कहते हैं, उसमें एक न्यूट्रल वायर लगा हुआ होता है और इसी तरीके से इसी तरीके से जो है वो हम किसी भी एक्सेस चार्ज को ग्राउंड कर देते हैं, यानी कि जो भी हमारा एक्सेस चार्ज हो रहा होगा वो ज़मीन की तरफ चला जाएगा। तो वो वहाँ पर हम क्या किस तरह यूज़ कर रहे होते हैं उस ग्राउंड को, एज अ डिस्चार्ज या एज अ चार्ज? एज अ डिस्चार्ज जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, वहाँ पर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। और मैंने वीडियो में ये भी बताया था कि मुस्तकिल हम अपनी इर्द गिर्द चीज़ों को छूते रहते हैं, जो छूने की वजह से हमारी बॉडी जो है वो चार्ज हो जाती है। और चूंकि हम अर्थ के साथ मुस्तकिल कांटेक्ट में होते हैं, तो अर्थ जो है, कभी तो हमारे अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ज़मीन में से चार्जेस निकल के हमारी तरफ आ जाएंगे, और अगर हमारी बॉडी किसी चीज़ को छूने से नेगेटिवली चार्ज हो गई है तो फिर नेगेटिव एक्सिस इलेक्ट्रॉन हमारी बॉडी में से निकल के अर्थ की तरफ चला जाएगा। तो ये जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का जो अमल होता है, ये हमारी डेली लाइफ में मुस्तकिल हो रहा होता है, क्योंकि हम मुस्तकिल चीज़ों को टच कर रहे होते हैं और चीज़ों को फ्रिक्शन अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा मैं जल्दी जल्दी से और भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अच्छा भाई, जब हम लोगों ने सीख लिया कि चीज़ों को चार्ज और डिस्चार्ज कैसे करते हैं, तो हम कितनी कितनी तरीके से किस किस शेप में चार्ज हासिल कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को वहाँ पर बताया था कि पॉइंट चार्जेस होते हैं, या किसी लाइन में या किसी सरफेस के ऊपर या किसी वॉल्यूम के ऊपर जो है वो हम चार्जेस को रख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर देखो नज़र भी आ रहा है हम लोगों को, मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि एक लाइन में चार्जेस रखे हुए हैं, ये सरफेस के ऊपर किसी पे रखे हुए हैं और ये वॉल्यूम के ऊपर रखे हुए हैं। तो हम हर तरह से चार्जेस को रख सकते हैं। अच्छा, और इसके बाद मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल्स बताए थे कि किस किस तरीके से हम चार्जेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें अगर आपको किसी को सवाल पूछना हो तो पूछ ले बे मुझसे। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि चार्जेस जो हैं वो अगर एक या दो चार्जेस रखे हुए हैं तो हम उनको टोटल सम कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 4 चार्जेस हैं, तो यहाँ पर जस्ट 4 को मल्टीप्लाई कर दिया इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। यहाँ पर भी फ्री चार्जेस रखे हुए हैं लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। तो पॉजिटिव कितने हैं 6, नेगेटिव कितने हैं 3। तो जब भी कभी हमें नेट चार्ज चाहिए होता है तो हम नेट चार्ज सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं, पॉजिटिव में से नेगेटिव को माइनस करके। या अगर हमें किसी भी चीज़ का मास गिवन होता है, तो ये जो मास अगर हमें किसी भी चीज़ का गिवन है तो हम उधर से भी जो है वो नेट चार्ज मालूम कर सकते हैं। ये आप लोग लेक्चर के अंदर देखिएगा, और ये मैंने क्लास में भी करवाया था न्यूमेरिकल। तो तब भी हम जो है वो चार्ज मालूम कर सकते हैं। उसके अलावा तीसरा तरीका क्या होता है चार्ज मालूम करने का? चार्ज मालूम करने का तीसरा तरीका ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर चार्जेस जो है वो एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं, तो फिर हम उसकी लेंथ यानी उसकी डायमेंशंस भी अगर हमें पता हो तो हम चार्ज जो है वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर किसी सरफेस के ऊपर चार्जेस जो है वो स्टोर हुए हुए हैं, तो किसी भी सरफेस के ऊपर जब चार्ज स्टोर हुए होंगे तो वहाँ से भी हम चार्ज जो है वो मालूम कर सकते हैं। ये पूरा न्यूमेरिकल मैंने डिटेल से समझाया था। ठीक है, यही चीज़ें मैंने डिस्कस की थी क्लास के फर्स्ट लेक्चर के अंदर। और ये शायद कोई एडिशनल चीज़ है जो थोड़ी सी मैंने आप लोगों को बताई थी, लेकिन ये आगे चल के भी ये चीज़ें आएंगी, क्योंकि हमें लाइन ऑफ चार्ज, डिस्क ऑफ चार्ज, रिंग ऑफ चार्ज पढ़ना है। तो अगर किसी के क्लियर नहीं भी होता तो इतना तो बहरहाल समझ में आ जाएगा उसको कि अगर चार्जेस को हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। 2-3 चार्जेस पढ़े होंगे, जस्ट समेशन करेंगे, मास गिवन होगा, तो एवोगाड्रो नंबर की मदद से हम नंबर ऑफ चार्जेस निकालेंगे। और या फिर हमें उसकी डायमेंशंस गिवन होंगी, यानी कि लेंथ या फिर एरिया एस या फिर वॉल्यूम वी। ठीक है,
तो इतनी तो बात हमें समझ में आ जाएगी यहाँ पर भी। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिए। मिस वो अरीबा कह रही थी कि हमारी लाइट नहीं है तो इस वजह से क्लास नहीं ले पा रही हूँ। अच्छा ठीक है, अनामता मैं अब अटेंडेंस लगा रही हूँ। अनामता कौन है, प्रेजेंट है कि नहीं है? अरीबा, मुझे बोलते जाओ जल्दी जल्दी। अरीबा, इशरत, फातिमा तो आई हैं, ठीक है। और माहम, माहम भी आई हैं। मलका, परवीन तो कोई भी नहीं है कोई यहाँ पर? नताशा भी है। निम्रा, इज निम्रा देयर? अनस भी थे। Yes, miss. निम्रा, Yes, miss. नहीं आप मुझे नाम बताइए। नताशा, नॉट यस मिस, नॉट प्रेजेंट, ठीक है। जो भी मुझे माइक पे बोल रहा है अपना नाम बताओ। नताशा, अनस, अनस अहमद सिद्दीकी। अनस अहमद सिद्दीकी, ठीक है। उसके अलावा मिस हसन है, निम्रा भी है। हसन है, हसन है, हसन। अच्छा, हमजा है, मोहम्मद हमजा अली, मोइज है। यस मिस। यस मिस नहीं बोलो, नाम बोलो। हमजा, हमजा अली। हमजा अली, मोइज, मोइज भी हैं, ठीक है। अच्छा, उमामा, 8 स्टूडेंट्स हो तुम लोग। 1 2 3 4 5 6। दो स्टूडेंट्स और रह मिस गए जिनकी निम्रा भी अटेंडेंस। है और उमामा भी थी। अच्छा ठीक है, उमामा भी थी और निम्रा भी थी। इनकी मैं मेरी प्रेजेंट लगा प्रेजेंट नहीं दूँ। लगी। मिस हमजा की प्रेजेंट नहीं लगी। अच्छा, एक काम और गलत हो गया है, वो ये है कि अभी तक रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं इसको स्टॉप कर दूं।